जय हिंद दोस्तों। आज की आपकी जो क्लास है ये यूपी पीसीएस और यूपीआरओ प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, दो बातें समझना। सबसे पहले आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करनी पड़ेगी। जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि हर साल कुछ ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो किसी अधिनियम पर, किसी एक्ट के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना, इसी प्रकार से आरटीआई एक्ट, इसी प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसी प्रकार से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे बहुत सारे अधिनियम पर आयोग आपसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न का नेचर क्या होता है आज आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है, क्योंकि हम एक फ्लो में आगे बढ़ेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, तो हम इन सभी अधिनियम के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए उन सबको याद भी करते चलेंगे, लर्न भी करते चलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात देखो भाई, एक बात बहुत क्लियर है, यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है, जो दी डे है आप लोगों के लिए, वो डे नजदीक आते जा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। अलर्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप समय पर अलर्ट नहीं हुए तो चीजें आपके डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती हैं, आपदा में चेंज हो सकती है। अब करना क्या है भाई आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो थोड़ा सा प्रीलिम्स सेंट्रिक होना स्टार्ट करो, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना स्टार्ट करो। और जो हम लोग की टीम है, हम लोग की टीम भी, जो हमने आपसे 15,000 एमसीक्यू की पूरी सीरीज का वादा किया हुआ है, निश्चिंत रहिए अगले महीने में हम लोग क्या करेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी स्पीड सबको बढ़ाने वाले हैं, ताकि आप लोग बहुत तेजी से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। हमारा टारगेट ये है कि अगस्त के मंथ में हम मेजर सेक्शन को यहाँ पर क्या करें, मेजर सब्जेक्ट को आप लोगों के कवर करा दें। ठीक है, तो निश्चिंत रहना है, लेकिन अपने पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाना है। अब देखो भाई, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हो, चीजों को समझना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जो इंडियन की पार्लियामेंट है, जो भारतीय संसद है, वो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के लिए कानून निर्माण कर सकती है। ठीक है, कानून का निर्माण कर सकती है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। देखो भाई, पहला विकल्प दे रहा है भारत का संघ, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि भारत का जो प्रदेश है उसकी बात कर रहा है, और विश्व में कहीं भी रहने वाले जो भारतीय नागरिक, ध्यान देना, भारतीय नागरिक अभी भी वो हैं, रह भले कहीं और रहे हैं, उनकी बात कर रहा है, एवं उनकी संपत्ति को लेकर के। तो जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है वो इन तीनों क्षेत्रों के संदर्भ में कानून बनाती है। भाई संघ के संदर्भ में तो कानून बनाना ही बनाना, उसकी प्राथमिकता वही है। उसके बाद प्रदेश के संदर्भ में भी बहुत सारे कानून का निर्माण पार्लियामेंट करती है। हमने इस बात को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले, मैंने आपसे ये भी बताया था कि 5 ऐसे एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाती है, याद है ना। तो प्रदेश के संदर्भ में कानून बना रही है। दूसरी बात, विश्व में कहीं भी रहने वाले जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उनके संदर्भ में भी कानून सरकार यहां पर बना सकती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट भारतीय संसद के कानून निर्माण शक्ति के संदर्भ में सही दिए गए थे। और ये प्रश्न ज्यादा दिन पहले का नहीं पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है यूपीआरओ की 2021 की परीक्षा में। ठीक है, तो प्रश्न बेहद इंटरेस्टिंग था, प्रश्न बेहद अच्छा था। तो इस प्रश्न से आज हमने शुरुआत किया हुआ है। अब हम लोग अपने यहाँ पर सारे टॉपिक्स को यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें समझना है यहाँ पर। प्रश्न अगर आप हिंदी में देखोगे तो कह रहा है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू कब हुआ। जनरली आयोग जब ऐसे प्रश्नों को पूछती है तो दो प्रकार के डायमेंशन कवर करती है। एक क्या, कि भाई ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम बना कब। बनने से मतलब क्या होता है कि उस अधिनियम को लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित कर दे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाए और प्रेसिडेंट साइन कर दे। ये चीज होती है कानून का बनना। ठीक है, ये चीज होती है कानून का बनना। ये बात ध्यान देना आप लोग, कानून का अधिनियमित होना इसको कहा जाता है। इसके बाद एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं कानून का लागू होना। कई बार ऐसा होता है कि कानून को हम पहले बना देते हैं, लेकिन एक समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि भाई ये समय आ जाए तब इस कानून को हम लागू करेंगे। ठीक है, प्रभावी करेंगे। तो प्रभावी होने की डेट बनने की डेट से अलग हो सकती है, इस बात को समझिएगा पहले। तो लागू होने का मतलब ये है कि आज से ये कानून यहाँ पर लागू हो चुका है। जैसे कि रिसेंट में अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई 2024 से एक बहुत विशेष कानून लागू हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 जुलाई 2024 इस दिन से सरकार के कौन से विशेष कानून भारत में लागू किए गए हैं, जिनसे संभव है कि इस बार 2024 की परीक्षा में प्रश्न बन करके आएगा ही आएगा। गारंटीड है ये टॉपिक।
ठीक है, तो इसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। अब देखो भाई, ये बात तो क्लियर हो गया। यहां पर प्रश्न पूछा गया कि फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब लागू किया गया था। देखो दो चीज समझना, 1954 को हमने इस कानून को अधिनियमित किया था अपने यहाँ पर, और उसके एक साल बाद अर्थात 1955 में हमने इसको अपने यहाँ पर लागू कर दिया था। यहाँ पर चूंकि 1955 विकल्प में नहीं है, तो 1954 विकल्प में है, जब इस कानून को हमने अधिनियमित किया था उसी को हम लोग यहाँ पर आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते। क्लियर बात है। अब समझना भाई, इसको थोड़ा सा मैं करंट से अपडेट करता हूँ। ये जब प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2006 में। ये टॉपिक आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 2006 में इसी टाइम पर हमने खाद्य को लेकर के, फूड को लेकर के एक बहुत स्पेशल एक्ट लेकर के आया था, जो आज भी लागू है। उसका नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये अधिनियम आया था 2006 में। याद है आप लोगों को ये अधिनियम? ठीक है, फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये अधिनियम 2006 में आया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत हमने एक संस्थान का निर्माण किया था जिसका नाम था FSSAI, जो आज भी जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लेवलिंग करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। ठीक है, FSSAI की भूमिका बहुत शानदार है। ये जो बॉडी है, ये बॉडी का निर्माण 2006 में इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था। इसलिए ऐसी जितनी भी बॉडीज होती है, देखो 3 प्रकार की बॉडीज होती हैं, ऐसे जितने भी बॉडीज जिनका निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किया गया है उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय कहते हैं। दूसरी बॉडी जिसका निर्माण किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है उसको हम लोग लीगल बॉडी, स्टेचुरी बॉडी, ये 2 प्रकार के नाम देते हैं। थर्ड, जो एक ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका निर्माण न तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत और न तो आपके अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, उनको हमने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुरी बॉडी कहा जाता है। तो ये तीनों क्राइटेरिया समझना। FSSAI जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अंतर्गत इस निकाय की स्थापना की गई है। इस निकाय की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से किया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मैं ये बता इसलिए रहा हूं कि जब ये जो आपका फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था, इस एक्ट को अब FSSAI के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेजर डायमेंशन आप लोगों को समझना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है ना? इसीलिए 2006 में प्रश्न पूछा गया था। देखो एक बात और समझना, ऐसे जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन करके आते हैं ना, आप कहोगे सर अचानक से कौन से अधिनियम याद करके हम आए, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता ही है। इस लॉजिक के कारण से ये अधिनियम पूछा गया होगा इस साल के पेपर में, तो लॉजिक भी समझते चलो। संभव है कि इस बार भी ऐसा कोई प्रश्न बन करके आएगा तो करंट अफेयर्स बेस्ड होकर के आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप लोगों को PYQ के सारे प्रश्नों को यहाँ पर याद करते चलना है, उनके पैटर्न की एनालिसिस करते चलनी है। ठीक है, अब देखो भाई, अगला देखो क्या रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द को पहले मार्क करेंगे। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला कह रहा है हिंदू मैरिज एक्ट। ये मैरिज शब्द पिछले 2-3 क्लास से लगातार आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिल पर आप लोगों की हर्ट करता होगा मुझे पता है, बट समझो, हिंदू विवाह अधिनियम जो है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है, ये 1955 में लागू कर दिया गया था, ये बात सही है। ठीक है, इसी के बाद एक चीज आप लोग यहाँ पर मुझे और बताओ, जो विशेष स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम है, वो किस वर्ष लागू किया गया है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ ना, ये आप लोगों को तैयार करना है। पता है कारण क्यों? अभी UCC का हल्ला बहुत ज्यादा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हल्ला बहुत ज्यादा है। इसी संदर्भ में उत्तराखंड ने भी क्या किया हुआ था, एक अपने यहाँ पर भी UCC को लागू किया है। ठीक है, जब इसने UCC को लागू किया है तो इसका जो ये कानून है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट ने कानून को ही पढ़ना, वो जनजातियों पर लागू नहीं होता है, वो केवल हेट्रोसेक्सुअल्स पर लागू होता है, होमोसेक्सुअल्स पर लागू नहीं होता है, इसलिए LGBT को यहाँ से बाहर है। यहाँ तक ये कहता है कि 6 महीने के अंदर आप अपने शादी को रजिस्टर्ड करो, आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहो तो उसको रजिस्टर्ड करो, सारे कानून यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ध्यान रखना ये बात। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो विशेष कानून है उस कानून को भी पढ़ना है हम लोग को। और इसी संदर्भ में एक पॉइंट आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट ये कब लागू किया गया था, कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में यहाँ पर लागू हो जाता है। इसके बाद एक अधिनियम आता है हिंदू सक्सेशन अधिनियम। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, हिंदू उत्तराधिकार का अधिनियम। इस उत्तराधिकार के अंतर्गत अभी रिसेंट में आप देखो तो कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था कि जो लड़कियां हैं उनको भी यहाँ पर अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या फिर हिंदू सक्सेशन अधिनियम जो है 1956 में आया था, ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट सही हो गया।
अगर आपको ये दो स्टेटमेंट न भी पता हो तो भी आप इस प्रश्न का आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे समझना, कह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको दो अधिनियम तो याद, दो अमेंडमेंट तो याद होगा ही होगा, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। 73rd क्या था, ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में पंचायत की बात करता है, और 74th नगर निकाय में बात करता है, अर्बन बॉडीज में बात करता है। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ स्टेटमेंट दे रहा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। अरे भाई 73rd ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो पहला तो यहाँ पे गलत मान ही लो इसको। ठीक है, ये होगा 74th वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो विशेष अंतर था। अगर आपको ए और बी न भी पता हो, आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि सी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फोर्थ कह रहा है सती निरोध अधिनियम। ठीक है, सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में हमारे यहाँ पर आया था। देखो, हम इसकी थोड़ा अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर इसके इतिहास की बात करें, तो आप लोग पढ़ते हो कि राजा राम मोहन राय के बहुत प्रयास के परिणाम स्वरूप जो विलियम वेंटिक थे, इन्हीं का नाम आता है सती प्रिवेंशन को लेकर के। विलियम वेंटिक का नाम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर आता है। ठीक है, सामाजिक सुधार के संदर्भ में। तो इन्होंने, विलियम वेंटिक ने क्या किया, 1829 में बंगाल सती एक्ट लेकर के आया। ध्यान रखना, इन्होंने जो एक्ट लेकर गया उसका नाम था बंगाल सती एक्ट। तो कंफ्यूज मत होना, सती निरोध अधिनियम जो सती प्रिवेंशन एक्ट है वो 1987 में आया था। जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने 1829 में बंगाल सती एक्ट लेकर के आया था, जिसके अंतर्गत इस बात को मेंशन किया गया था कि अगर स्त्रियों को जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती उनको अगर चिता पर जलाया जाता है तो उसको हत्या माना जाएगा। ठीक है, ये था बंगाल सती एक्ट। और इसी बंगाल सती एक्ट को आगे चलकर कई सारी अन्य प्रेसिडेंसीज में, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया जाता है, लेकिन वो आगे की बात है। ठीक है, हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस होने के पश्चात 1987 में सती प्रिवेंशन एक्ट लेकर के यहाँ पर आया गया था। ठीक है, तो ये चारों जो फैक्ट आपने यहाँ पर पढ़ा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, और सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, याद रख लेना ये सारे अधिनियम। विलियम बेंटिक का भी नाम ध्यान रखना कि 1829 में उसने राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर, उनके सिफारिश पर, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक यहाँ पर अधिनियम लेकर के आया, इसका नाम था बंगाल सती एक्ट। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है ना भाई, अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, कुछ यहाँ पर पॉइंट और समझते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से कह रहा है मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि 4 प्रकार के अधिनियम दिया गया है और एक 4 ईयर्स का क्रम दिया गया, आपको मैच कराना है। पहला है भारतीय शस्त्र अधिनियम। ठीक है, भारतीय शस्त्र अधिनियम मतलब इंडियन आर्म्स एक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आपको पता होगा इसी अधिनियम के माध्यम से जो भारतीय नागरिक है उनको बिना लाइसेंस के किसी भी शस्त्र अथवा हथियार को रखना या फिर उसका अपराध करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। ठीक है, तो इंडियन आर्म्स एक्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला कह रहा है शाही पद अधिनियम, मतलब रॉयल टाइटल एक्ट। ठीक है, रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था, ये आप थोड़ा सा सोच सकते हो कब आया था, और याद होना भी चाहिए था। 1876 में रॉयल टाइटल एक्ट आता है। ठीक है, शाही पद अधिनियम आता है। इसका कारण ये था कि जो महारानी थी, ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से महारानी को भारत की सामग्री कहा गया, सामग्री मतलब रानी कहा गया। ठीक है, और जब रानी यहाँ पर घोषित होती है तो उसके पश्चात ये जो है शाही पद अधिनियम के अंतर्गत, रॉयल टाइटल एक्ट के अंतर्गत, वो अपने नाम के आगे भारत की रानी इस शब्द का, भारत की महारानी शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो शाही पद अधिनियम याद करना बहुत जरूरी है। इसी के बाद और समझो भाई, उच्च न्यायालय अधिनियम, हाईकोर्ट एक्ट। आपको पता है कि 1861 में बहुत सारे हाईकोर्ट, ठीक है, हमारे यहाँ पर बनाए गए, तो उसके लिए अधिनियम लेकर के आएगा, तो उसका नाम था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ईजी था। इसके बाद कह रहा है विवाह विच्छेद अधिनियम, डाइवोर्स की बात कर रहा है, और एक कह रहा है इंडियन आर्म्स एक्ट की। ठीक है, अभी तक आपको यहाँ पर 2 पॉइंट पता है कि जो रॉयल टाइटल एक्ट है वो 1876 में, मतलब बी का 1 मैच करेगा। ठीक है, तो बी के 1 से मैच करा दो, 2 विकल्प मैच करेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, सी को आप मैच करा दो किससे, 4 से, सी को मैच करा दिया हमने 4 से। आंसर यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही इजीली आ गया। ठीक है, बाकी जो 2 पॉइंट थे कि इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया है, तो इंडियन आर्म्स एक्ट आपका आया हुआ है 1878 में, और विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। ठीक है, 69 याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो डी को आप लोग 3 से याद कर लोगे कि विवाह विच्छेद जो हो रहा है क्यों हो रहा है, तो 1869 की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने के लिए कुछ लॉजिक लगा करके आप लोग याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई, थोड़ी तबियत मेरी भी गड़बड़ सी लग रही है।
ये तो मुझे लग रहा है मौसम चेंज होने के कारण से, बट ठीक है, हम लोग क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर दो, समझते हैं क्या चीज़ें हो रही है। देखो कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एक एक्ट लेकर के आया गया इंडिया में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। ये अधिनियम, अब देखो क्या प्रश्न कह रहा है, कब लागू हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कब लागू हुआ है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो इस अधिनियम को अगर आप यहाँ पर समझोगे तो राष्ट्रपति की जो सहमति है वो 13 सितंबर 2005 को मिल गई थी। तो मिल गई थी 13 सितंबर 2005 को, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो ये 26 अक्टूबर 2006 को यहाँ पर लागू हुआ है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में जो एक अधिनियम लेकर के आया गया, वो लेकर के आया गया था 2005 में, सितंबर 2005, 13 तारीख थी, ठीक है, और लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006। अब अगर आप इस प्रश्न के ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 2006 के आपके 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और एक सितंबर 2005 का है। अब कंफ्यूजन यार कि यहाँ पर आपको डेट तो याद करना ही पड़ेगा कि किस डेट में ये अधिनियम आया था, क्योंकि आयोग आपसे डेट याद करने की उम्मीद पूछती है। तो अब एक काम आप लोग और करो, एक ऐसा चार्ट बनाओ एक्ट, ठीक है, कब ये साइन किया गया और कब ये लागू हुआ, ठीक है, और ये इसमें कुछ रिमार्क्स आप यहाँ पर डाल सकते हो कि इसके कुछ विशेष प्रोविजंस यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है, और जितने भी एक्ट आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, ठीक है, एक क्रम के अकॉर्डिंग जिस जिस ईयर में आया हुआ है उस ईयर के अकॉर्डिंग लिखते चलो और उसके आगे उस कॉलम को भरते चलो, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि प्रीवियस ईयर के सारे ऐसे प्रश्न जितने आपसे एक्ट के संदर्भ में पूछे गए वो आज आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006, ये डेट याद रखना, और 13 सितंबर 2005 को इसको साइन किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल अधिनियम नहीं है, सामाजिक अधिनियम नहीं है। 4 अधिनियम की बात करें, एंटी डाउरी एक्ट, दहेज प्रथा के लिए अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ठीक है, अच्छी बात है भाई, सामाजिक अधिनियम है। अब प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है, अब ट्रैफिक एक्ट की बात करूँ, ये भी एक सामाजिक अधिनियम है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो पहला विकल्प कह रहा है कि मीसा, मीसा पता है क्या आप लोगों को है, मीशा का फुल फॉर्म बनता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये जो है ये सिक्योरिटी के संदर्भ में अधिनियम था। आपको पता होगा, आप एक पॉलिटिशियन, उनका नाम है मीशा भारती, लालू प्रसाद यादव की ये बेटी हैं, ठीक है। इनका जन्म भी 1976 के ड्यूरेशन में हुआ था, और ये वही ड्यूरेशन था जब मीसा अधिनियम को उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर के आई थी, ठीक है। आपातकाल का टाइम था, 1971 में अधिनियम लेकर के आया जाता है, 1977 में उसको निरस्त कर दिया जाता है, और इसी बीच में मीसा होती है, तो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी का नाम रखते हैं मीशा, ठीक है, मीशा भारती। रिलेटेड टॉपिक बनता है कि भाई कुछ तो ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे, तो मीसा अधिनियम ये अधिनियम था, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। और ये एक्ट चूंकि सिक्योरिटी के संदर्भ में था तो ये सामाजिक अधिनियम नहीं था, ये बात बहुत बेसिक थी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न है ये वाला प्रश्न, ठीक है, इस प्रश्न को भी ध्यान से यहाँ पर लोग देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, आपराधिक जनजाति अधिनियम की बात कर रहा है। अब देखो दरअसल क्या रहा ना कि हमारे देश में कुछ जनजातियां हमेशा से ऐसी रही हैं कि जब भी कहीं पर बाहर से किसी ने इंटरफेरेंस किया तो ये जनजातियों ने विद्रोह किया है, ठीक है, और केवल विद्रोह नहीं किया, इन्होंने प्रॉपर क्रांति लेकर के अपने यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेज उस टाइम पर क्या करते थे ना, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानता था उसको क्रिमिनल घोषित कर देते थे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत उन्होंने ये किया कि कुछ ऐसे आदिवासी समूहों को इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया और कहा कि ये हमेशा के लिए अपराधी हैं। यहाँ तक कि इनके जो बच्चे जब 6 साल के हो जाते थे तो इनके बच्चों को भी इनसे दूर ले आकर के रखा जाता था ताकि उनके माँ बाप का असर इनके ऊपर ना पड़े। ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत ही बात है। ये अधिनियम आया था आप लोगों का 1871 में, 1871 में ये अधिनियम आया था। और आपको ये बात भी पता होगी कि जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ाद होने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को हम चेंज कर देते हैं और इसको एक नया नाम देते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट, ठीक है। डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है इनको, मतलब कि इनका कहीं पर जिक्र नहीं है, गैर अधिसूचित जनजातियां कहा गया इनको, ठीक है। 1952 में हमारे यहाँ पर, ठीक है, 1952 में हमारे यहाँ पर ये अधिनियम लेकर के आया गया था, ठीक है। कौन सा अधिनियम, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स, इनको हम डीएनटी भी कहते हैं, डी नोटिफाइड
ट्राइब्स भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर आपने दिल्ली क्राइम की सीरीज देखी होगी जो नेटफ्लिक्स पर दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना पर आधारित है, दिल्ली क्राइम सीरीज, उस सीरीज में भी सबसे पहले जिनको टारगेट किया जाता है ना, वो डीएनटीज को ही टारगेट किया जाता है। ठीक है, डीएनटीज को टारगेट करते हैं। आज भी कांड यही होता है कि अगर कहीं पर डीएनटीज अगल बगल रह रहे हैं और कोई अपराध हुआ उस क्षेत्र में, सबसे पहले इनको उठा करके पुलिस ले जाती है, क्योंकि माइंडसेट वो नहीं चेंज हुआ है लोगों का भी आज। ठीक है, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट अंग्रेजों ने 1871 में बनाया था। उसके पश्चात हमारे यहाँ पर एक अलग से अधिनियम आता था, एंटी डी नोटिफाइड ट्राइब्स एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले 1871 में अंग्रेजों ने अधिनियम घोषित किया था। ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो भाई, अब यही बात मैं कह रहा था, ये जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया ना, ये प्रश्न आपको मेरे सारे अभी तक के टॉपिक का कंक्लूजन देगा। प्रश्न क्या है कि संसद की सूचना अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? अब ध्यान समझना, प्रश्न पूछा राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से मतलब कब है? जब राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन कर दिया होगा। लागू होने की डेट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि स्वीकृति कब मिली है, ये बात समझो। इस अधिनियम को स्वीकृति मिली आप लोगों की 15 जून 2005 को। ठीक है, 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। और ये लागू कब होता है? लागू होता है 12 अक्टूबर 2005। लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को। मैं कहूंगा राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में ये पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, कि 15 जून 2005 और 12 अक्टूबर 2005 को ये कांड होता है। एक जो अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनकर के नहीं आया, लेकिन मुझे उम्मीद है बनकर के आएगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे कि इस पर किस राष्ट्रपति के साइन है। चलो बताओ, बाउंसर क्वेश्चन इसको कहते हैं क्वेश्चन। बता भाई कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने साइन किया था, तो किस राष्ट्रपति महोदय का साइन यहाँ पर है? अगर आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद होगा राष्ट्रपति का, हमने याद कराया भी था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो, तो बताना। ठीक है, कि इस पर किस राष्ट्रपति का यहाँ पर साइन है। अब देखो भाई, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, क्वेश्चन और छूट गया क्या हमारा? ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, कुछ यहाँ पर फैक्ट दिया गया, पर फैक्ट भी देख ही लेते हैं, कई बार हो सकता है इससे भी प्रश्न बनकर के एग्जाम में आ जाए। ठीक है, देखो पहला कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ? 2005 में। हमने दोनों डेट एक्जैक्टली यहाँ पर देखा है कि 12 अक्टूबर और 15 जून वाला डेट। ठीक है, याद होगा आप लोग। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था 2010 में। क्वेश्चन कह रहा है जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो कैसा अधिकार आपका है? एक फंडामेंटल राइट है, एक लीगल राइट है। दो चीज समझना। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दोनों चीज बहुत क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको पता होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आर्टिकल 19(1) में भी हमने कुछ कुछ चीजें जोड़ी हैं। ठीक है, कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत हमको सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 19(1) इस बात को सुनिश्चित करता है। ठीक है, कि राइट टू इंफॉर्मेशन आपका एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये आपका एक लीगल राइट भी है। लीगल राइट क्यों है? क्योंकि अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ कुछ पावर दी गई है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट भी है, एक लीगल राइट भी है। इसका मतलब ये हो कि दोनों ए और बी विकल्प दोनों ही यहाँ पर क्या है आप लोगों के सही हैं। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। चलो, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है और विशिष्ट रूप से विमुक्त है। इस बारे में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा आप लोगों से इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट चेंज हो चुके हैं। बट मैं आपको एक रैंडम फैक्ट बताता हूँ। देखो, अभी ये कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमने सारे ही कानून को लागू कर दिया, इसका स्पेशल प्रोविजन हमने अपने यहाँ पर खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये समझना। दूसरी बात, अगर आपको पता हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में सरकार ने यहाँ के जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो प्रमुख सूचना आयुक्त होते हैं, उनके संदर्भ में सरकार ने एक नया एक्ट लेकर के आया था 2019 में। ठीक है, कुछ कुछ अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट क्या था भाई? 2019 के अमेंडमेंट में हमने ये कहा कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जो सूचना आयुक्त होगा, उनके संदर्भ में सारे प्रोविजन, जैसे कि उनकी कार्यावधि कितनी होगी, उनका वेतन कितना होगा, उनके अधिकार क्या क्या होंगे, ये सब केंद्र सरकार यहाँ पर तय करेगी। ठीक है, एक सबसे बड़ा अधिनियम यहाँ पर संशोधन के माध्यम से ये चेंज किया गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर एक बात और चेंज किया गया कि जो प्रमुख सूचना आयुक्त होगा उसकी जो अवधि होगी कार्य की, वो 3 वर्ष होगी,
या फिर 65 वर्ष होगी। ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा, इतनी ही अवधि इसके यहाँ के मुख्य आयुक्त की होगी। इसके बाद एक पॉइंट और समझो कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, चीफ इलेक्शन कह रहा हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा, मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक विशेष कमिटी की सिफारिश पर करता है। उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब हो गया आप लोगों का विपक्ष का नेता, ठीक है, जो भी राहुल गांधी है, बहुत सारे पश्चात बने हैं, ठीक है। और एक थर्ड व्यक्ति यहाँ पर और होता है। तो कमेंट में आप लोग को ये बताना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त, इनकी नियुक्ति में 3 व्यक्ति कौन कौन शामिल होते हैं। एक तो दो तो मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री होंगे जो कि इस समिति के अध्यक्ष होंगे, विपक्ष का नेता होगा और एक व्यक्ति और होगा। थर्ड व्यक्ति कौन होता है ये बताना। अच्छा, इसी प्रकार से एक बताओ समझो, सीबीआई और सीबीसी, सीबीआई और सीबीसी, इनके लिए भी सेम प्रकार की कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। इनमें भी जो 2 मेंबर हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष, प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष, ये दोनों सेम होते हैं। इन दोनों भी यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, थर्ड मेंबर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपको अब काम ये करना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन तीनों के नियुक्ति के संदर्भ में जो कमिटियां होती हैं, कमिटी में कौन कौन मेंबर होता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। 2 मेंबर तीनों कमेटी में समान होते हैं, इक्वल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष का नेता। एक बात और समझो, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी कमेटी का सदस्य है तो अध्यक्ष वही रहेगा। ये बात दिमाग में बैठा लेना, कंफ्यूजन मत पालना बिल्कुल, ठीक है। प्रधानमंत्री की इतनी पावर है कि वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधान है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो किसी भी कमेटी में अगर शामिल हुआ तो अध्यक्ष वो बनेगा अपने आप। इस बात को मानो तो तीनों के अध्यक्ष कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। और थर्ड मेंबर आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है। थर्ड मेंबर में आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, देखो, एक गृह मंत्री, एक कोई भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 सदस्य आपको इन तीनों जगहों में फिल करने हैं और बताना कि तीनों का क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। क्लियर होगा ना? चलो भाई, अगला देखो, फिर से कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सॉरी क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन ये है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान संगठन शक्ति संगठन, इस संगठन भारत में किस अधिनियम से संबंधित है? पहला कह रहा है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, नहीं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना। हाँ, मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, ये शक्ति संगठन ने क्या किया था कि एक आंदोलन किया। आंदोलन करने का कारण ये था कि राजस्थान सरकार अकाल के टाइम पर इन लोगों को राहत कार्य में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा रही है, इनके जो सैलरी है, जो मजदूरी का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा क्या है, इसके लिए इन्होंने राजस्थान सरकार से सिफारिश किया कि हमको इसके आंकड़े उपलब्ध कराए जाए। सरकार ने ऑब्वियसली मना कर दिया होगा, तो ये लोग कोर्ट गए होंगे और कोर्ट जाने के पश्चात क्या हुआ, यहीं से राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 91 के अंतर्गत, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन की जो भूमिका है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लागू होने में बहुत ज्यादा है। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग और याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? अब देखो, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। अभी आपने पढ़ा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन ये सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित था, सही बात है, और इसी के परिणाम स्वरूप 2005 में अधिनियम यहाँ पर बनता है। इसके पश्चात एक केस और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसका नाम है नमित शर्मा वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट केस है, ये केस होता है आप लोगों का 2013 में, ठीक है। ये केस कब होता है? 2013 में। और इस केस के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है, नमित शर्मा नाम इस पूरे केस में, कि राइट टू इंफॉर्मेशन के संदर्भ में जो भी कुछ विशेष प्रोविजंस हैं, ठीक है, उनमें क्या आपके अधिकार हैं, क्या आपके अधिकार नहीं है, इसकी बात नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ में होती है। मतलब सूचना का अधिकार को जो 2005 में मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बना था, 2013 में नमित शर्मा वर्सेस भारत संघ का जो केस है, इसी में एक नया स्टेप लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत पलना, नमित शर्मा बनाम भारत संघ का जो केस है वो 2013 का केस है, ये भी आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में है, और मजदूर किसान शक्ति संगठन की जो भूमिका है वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में ही है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में एक पॉइंट अभी आपने यहाँ पर और देखा कि ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम आपका कब लागू हुआ था और कब ये अधिनियम साइन किया गया था, ठीक है। तो 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी और 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हुआ था, आप लोगों का
लागू हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोग यहाँ पर पूरा एक टॉपिक के संदर्भ में याद रखोगे। सूचना का अधिकार के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और कह रहा है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ठीक है भाई, राइट टू इन्फॉर्मेशन आने के परिणामस्वरूप एक फायदा ये हुआ कि अब जो नौकरशाह है वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हुए। थोड़े से मैं इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अब आप देखो ना, तो यूपी पीसीएस में आप आरटीआई याचिका लगा के देखो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो रही है। हालांकि आरटीआई के माध्यम से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गया कि कट ऑफ कितना गया है, या फिर हालांकि कट ऑफ के मामले तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये हमारा अधिकार है, हम इसको अपने से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात बहुत सारे अन्य भी आरटीआई के माध्यम से आप कॉपी अपने मूल्यांकन देख सकते हो कि आपका कॉपी का मूल्यांकन कैसा हुआ है। इस संदर्भ में देखो, अब इशू क्या है, 1 साल बाद की डेट दी जा रही है आपको कॉपी अपनी देखने के लिए। 1 साल के बाद की डेट दी जा रही है। कौन ऐसा एस्पिरेंट है जो 1 साल बाद फिर से कॉपी देखने जाएगा? एग्जैक्टली 1 साल बाद सारा प्रोसेस तो खत्म हो चुका होगा, इस बीच में समय खत्म हो चुका होगा, टाइम खत्म हो चुका होगा। मतलब इस अधिनियम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट तो की है, लेकिन इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक की यात्रा करनी है। ये कथन भी सत्य है, पहला कथन भी सत्य है, सेकंड कथन भी सत्य है। लेकिन एक बात और समझना, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने उत्तरदायित्व के मनोभाव को क्रिएट किया है, दूसरा कह रहा है कि अभी बहुत यात्रा करनी है। दोनों अपोजिट बातें कह रहे हैं, दोनों सत्य हैं लेकिन दोनों अपोजिट बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ही उसका नहीं हुआ, लेकिन दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। जैसे सत्य हो गया मतलब क्या हो गया, बी विकल्प की दोनों सत्य हैं, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब देखो भाई, किस उच्च न्यायालय ने अपने ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। क्या इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक स्पेसिफिक मद्रास हाईकोर्ट का केस था, 2014 का एक केस था, 2014 में न्यूज में आया हुआ था। अभी न्यूज का नहीं है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं है पढ़ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में की गई है। ये बहुत सारे काम करता है। ठीक है, आपको पता होगा स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 है। ठीक है, आर्टिकल 21 में आपको इस बात के बारे में सुनिश्चित किया गया कि आपको साफ पानी का पीने का मिलेगा, आपको साफ वायु मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आपके जीवन के अधिकार के संदर्भ में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित करता है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी, इसी का एक पार्ट था। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला कह रहा है मजदूरी संहिता 2019, मतलब वेज कोड एक्ट जो है उसकी बात कर रहा था 2019 वाले, कह रहा है किस किस को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो वेज कोड एक्ट में हमने 4 चीज यहाँ पर शामिल की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो ध्यान से, आप लिखा हुआ है, कह रहा है कि द मिनिमम वेज एक्ट 1948, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इन चारों को हमने द कोड ऑन वेजेस 2019 में इसको शामिल किया हुआ है। ये बात ध्यान रखना, ये प्रश्न भी 2021 में इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये उस टाइम पे करंट अफेयर्स का एक टॉपिक था। ठीक है, इसको ध्यान रख लो। संभव है, मैं फिर से कह रहा हूँ, संभव है इस बात जो 1 जुलाई से कानून लागू हुआ है, जिसको मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया पढ़ने को, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन बनकर के इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो उसको तैयार करके रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, 4 एक्ट दिया गया है जो कि जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के संदर्भ में। ठीक है, पहला कह रहा है कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट 2013, ये तो आप लोग सुनते ही सुनते हो। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर सही है। सेकंड कह रहा है भारतीय संविदा अधिनियम, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहा है, संविदा अधिनियम। ये 1870 में नहीं बल्कि 1872 में आया था। ठीक है, अब याद कर लो यार, इसका अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, पिछले साल ही पूछा था आरओ में क्वेश्चन में, ये याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 1872 में आया था। साझेदारी अधिनियम मतलब कि पार्टनरशिप एक्ट जो है ये 1932 में था, सही बात है। वस्तु विक्रय अधिनियम मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो 1930 में था, ये बात भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इन चारों का आपने सही ईयर यहाँ पर याद कर लिया। कंपनी अधिनियम 2013 आपको पहले से पता था। भारतीय संविधान अधिनियम मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 याद कर लो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद कर लो, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट याद कर लो 1930। ये चारों आपको याद करना ही पड़ेगा, सब कोई और विकल्प नहीं। ठीक है, तो बस इसके ईयर को इसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में यहाँ पर याद करके आगे बढ़ो। अधिनियम और वर्ष मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, एक बार देखते हैं क्या क्या चीज में यहाँ पर गेस कर सकते हैं। ठीक है, सारा ईयर दिया हुआ 1908, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, 2016 में पूछा गया था प्रश्न, प्रश्न देखो क्या कह रहा है।
कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम। आपको पता होगा ये वो दौर था जब भारत में क्रांतिकारी मूवमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और इन क्रांतिकारी मूवमेंट्स को दबाने के लिए अंग्रेज गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बहुत सारे प्रयास करे। तो उन्हीं प्रयासों के ये परिणाम है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 दे रहा है यहाँ पर। यही एक गलत है, 1907 में आया था। आपको सर ये याद कैसे करना है, कुछ नहीं, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन में याद किया ना फैक्ट, उसी तरह से इस फैक्ट को भी याद कर लो। पहले बार नोटबुक में शामिल करो, धीरे धीरे चीजें अपने आप यहाँ पर याद होना स्टार्ट हो जाएगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा ही गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम मतलब कि आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 में आया था, सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, सही है। इंडियन क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहा है। और समाचार पत्र अधिनियम, अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम जो है, ये भी 1908 का है। ये बात भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इसमें बस आप दो अधिनियम यहाँ पर याद करो अभी, ठीक है। आज के लिए आप बस दो अधिनियम याद करो। एक याद करो जो आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है 1908 का, वो याद होना चाहिए। दूसरा राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पर याद करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। याद हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद का क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, 2005 में, ठीक है। इसी अधिनियम के माध्यम से हमने क्या किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, मतलब त्रिस्तरीय हमने एक व्यवस्था सुनिश्चित की थी। बॉडीज बनाई गई थी, और डिजास्टर को रोकने के लिए हम काम करते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत सारी चीजें ऐसे बनती हैं, ठीक है। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम का ही पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का ही पार्ट है, जो कि 2005 में आया था। कब आया था, 2005 में आया था, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष कौन था, इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और ठीक है, लॉकडाउन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो नहीं देखेंगे, लॉकडाउन पर बेस्ड था, ठीक है, कोई मतलब भी नहीं है इसका है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, अच्छा मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ आपको, मैं अभी तक जितने भी ऐसे इन्वायरमेंट के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एक्ट रहे हैं ना, मैं उनकी लिस्ट बना दे रहा हूँ, नोट कर लेना, याद कर लोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले अधिनियम याद करो यहाँ पर, वाटर, ठीक है, वाटर प्रदूषण रोकने का अधिनियम जो था, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, ये आया था आपका 1974 में। आपको बस नाम याद करना कि जल 1974, ठीक है। इसी प्रकार से वन फॉरेस्ट अधिनियम 1980। अब यहाँ पर याद करो वायु अधिनियम, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये आपका आया था 1986, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप याद करो एक और अच्छा, कौन सा याद करा जाए भाई, एक अधिनियम और आया था 1986 के बाद 1988 में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या नाम था उसका, ठीक है। चलिए मैं जो याद आ रहा है बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। एक था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। एक आप लोगों का अधिनियम यहाँ पर आया था इसके बाद, इसका नाम था 2005 वाला, भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ले लो आप लोग 2005 का। एक ले लो आप लोग इसके बाद एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। ये कुछ अधिनियम, कई बार इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट के टॉपिक को आप उठाओगे तो वहां पर जनरली जो क्वेश्चन बनकर के आते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपसे इस प्रकार के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद हो गया, जल एक्ट 1974, वन 1980, वायु 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, उसके बाद आप लोगों का एक अधिनियम होता है एनजीटी 2010, ठीक है। ये सारे अधिनियम एक बार याद कर लो, एक बार याद करोगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। क्लियर हो गया भाई। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अधिनियम के संदर्भ में आज तक। को पढ़ो, याद करो, प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो, ओरिएंटेड हो, ठीक है। क्योंकि देखो, आपने अगर अपना डिसीजन खुद लिया है इस परीक्षा में आने का, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपने इस परीक्षा में शामिल होने का डिसीजन खुद लिया है तो उसको अपने जी जान की लड़ाई बता दो। अगर किसी और ने जबरदस्ती आपको शामिल किया तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने खुद डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे ये काम करना है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ऑलरेडी किसी ना किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं, अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं, उसके बावजूद इस तैयारी में लगे पड़े हुए हैं और अपने आप को एकदम घसीट रहे हैं। बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ रहे हो, बहुत सारे लोग अदर किसी जॉब में, और फिर भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका दिल चाहता है कि आप वहाँ पर कुछ और आगे करो, अपनी ग्रोथ को लेकर के आगे बढ़ो।
तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने डिसाइड खुद से किया है अपना बेस्ट दो, ठीक है, और बेस्ट देने के लिए ना कछुआ नहीं खरगोश बनना पड़े। लेकिन कैसा खरगोश? उस बेवकूफ खरगोश की तरह से नहीं जिसने इतिहास लिख दिया कि पता चला स्टार्टिंग बहुत तेज उसने किया और बाद में वो सो गया। वो खरगोश नहीं बनना है। आपको एक ऐसा खरगोश बनना है के अंतर्गत खरगोश की क्वालिटी भी हो और साथ साथ में कछुए की भी क्वालिटी हो कि बहुत तेजी से भी चल रहा हो और लगातार भी चल रहा हो। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज मेंटेन करनी है, दोनों ही चीज पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखिएगा। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ सी लग रही है, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता भी हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी समस्या आती है इस क्लास के संदर्भ में, कुछ अन्य समस्याएं, आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। क्लास कैसी लगी बताओ, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।